हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक कुशवाहा, आपका मोमेंटम मेंटर। चलिए आज की वीकेंड एनालिसिस भी हम शुरू करते हैं। तो देखिए सामने स्क्रीन पे जैसा हम हमेशा शुरू करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट लगा हुआ है। अभी प्रेजेंट में निफ्टी देखिए एक रेंज बना लिया निफ्टी ने, कंसोलिडेशन रेंज। इसको यदि मोटे मोटा आप कहेंगे तो 24,300 से 26,300, या एक शॉर्टर रेंज में यदि बात किया तो 24,600 700 से लेके 26,300 तक का आपका ये रेंज है। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इस रेंज में ये कंसोलिडेट कर सकता है। मगर यदि इसी चार्ट को हम डेली में कन्वर्ट करते हैं तो एक चीज जो दिखती है, मुझे लगता है इसको शेयर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक गैप बना था जिस दिन आपका यूएस डील हुआ था, उसके एक दिन पहले अच्छा खासा फॉल था और नेक्स्ट डे एक अच्छे गैप अप से लगभग 4% के गैप अप से खुला था। और फिलहाल देख करके जिस तरीके की निफ्टी का प्राइजेक्शन है, ये लग रहा है कि इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी आ रहा है नीचे साइड को। और यदि इसको गैप फिल करने के लिए आता है तो आपको 25,000 से लेके 24,800 तक का लेवल डाउन साइड को देखने को मिल सकता है इन फर्दर अपकमिंग सेशंस। तो यदि इस तरीके से देखा है तो थोड़ा सा फॉल अभी हमें और देखने को मिल सकता है। अच्छा, फिलहाल जो प्रेजेंट में निफ्टी में ये जो फॉल आ रहा है, इसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन क्या है? देखिए इस तरीके का फॉल तो बेसिकली अभी यदि आप उस तरीके से देखें तो निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, मगर एक सीवियर फॉल अभी आप यदि कंसीडर करें तो इस वीक में एक अच्छा खासा फॉल लगभग 1% के आसपास का निफ्टी में आया है। और इसको ट्रिगर करने वाला जो है निफ्टी आईटी है, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक अच्छा खासा फॉल आया है और वो एक तरीके का डर है, एक तरीके का खौफ इस वक्त आईटी सेक्टर में चल रहा है। वो बेसिकली क्या हुआ, अभी एंट्रोपिक करके एक कंपनी है जिनका एक क्लाउड करके उन्होंने एआई बनाया हुआ है। उनका एक अपग्रेडेड वर्जन आया हुआ है 4.5 या 4.6, आई एम नॉट कंफर्म दैट मच। तो उन्होंने उसमें उस एआई को इतना ज्यादा अपग्रेड कर दिया है और उसके थ्रू उन्होंने कुछ ऐसे मॉडल्स डेवलप किए हैं जो आज की डेट में आपकी कंपनीज के जितने भी लॉ रिलेटेड, मतलब जितने भी आपके यूं कह लीजिए लॉ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको रिजॉल्व कर सकता है, अपने आप में कैपेबल है और सारे के सारे केसेस को हैंडल कर सकता है। उनके लिए जो ड्राफ्ट बनाना, उनके लिए जो भी कानून से रिलेटेड जितने भी दाव पेच हैं, वो सारी चीजों को वो हैंडल कर सकता है कंपनी के लिए। और इस तरीके का जब एआई कैपेबिलिटी दिखने लगती है तो वो डर जो है आईटी सेक्टर में आने लगा है कि आने वाले समय में एआई जो है किसी भी तरीके से इतना कैपेबल हो जाएगा, और इतना कैपेबल हो जाएगा तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और खासतौर से आईटी सेक्टर का महत्व बहुत कम हो जाएगा। मतलब वो उस तरीके से उसका यूजेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और वो डर है आईटी सेक्टर में कि क्योंकि टोटली ऑटोमेशन हो जाएगा, कोडिंग की जरूरत नहीं होगी। यदि किसी को वेबसाइट बनाना होगा वो बन जाएगा, किसी को कुछ भी मतलब कस्टमर रिलेटेड कुछ भी कस्टमाइज कुछ भी कराना होगा आईटी से रिलेटेड, कुछ भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वो सारा एआई करके आपको कुछ समय में दे देगा। मगर और उसमें अब मैनुअल इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ओवर द पीरियड। तो वो एक डर है और वो डर स्वाभाविक भी है, मगर यदि समझदारी से और शांत दिमाग से सोचा जाए तो इस तरीके से भी एआई इतने बुरी तरीके से काबिज नहीं हो जाएगा कि पूरी तरीके से आईटी सेक्टर का काम खत्म हो जाएगा। हाँ देखिए, समय चेंज हो रहा है, समय के हिसाब से यदि हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे, हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करेंगे तो पीछे तो छूट जाएंगे। ये तो लॉजिकल है। ये अभी नहीं है कि एआई डेवलपमेंट हुआ है। जब भी कुछ नया डेवलपमेंट होता है इस वर्ल्ड में तो उसके साथ अपने आप को सारी कंपनीज भी अपने आप को उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं, और सारे सेक्टर्स भी, खासतौर से एआई यदि उससे अफेक्टेड हो रहा है तो एआई उसका देखिए, एआई सेक्टर और एआई सेक्टर में जो बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, जो टेक्निकल्स बैठे हुए हैं आईटी सेक्टर के, वो उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, उनको एआई कुछ हद तक रिप्लेस कर सकता है, पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एआई
का कुछ हद तक यूज कर रहा हूं और मैं खुद भी उस चीज को महसूस कर सकता हूं कि एआई ठीक है, मगर एआई का जो आउटपुट डेटा आता है वो उतना परफेक्ट नहीं होता है कि उसको आप बिना रिफाइन किए, मतलब वो उसको रिफाइन करने की जरूरत फिर भी पड़ती है, ठीक है ना। जितना मैं समझ रहा हूं अभी अपने एंड से मैं बता रहा हूं उस बात को, मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा खुद का जो पर्सनल अभी तक का एक्सपीरियंस जो एआई को लेके है कि एक ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है रिफाइन करने के लिए उसके आउटपुट डेटा को। तो ठीक है, आईटी इवॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंग ही, और ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस जिस तरीके की जरूरतें होंगी उस तरीके से, देखिए एक मैच्योर सेक्टर है ये, और आज के इसकी जो कंपनी जैसे टीसीएस है, एचसीएल टेक है, विप्रो है, ये आज की कंपनियां नहीं है, ये पुरानी है, इन्फोसिस है, ये पुरानी कंपनियां, एस्टेब्लिश कंपनियां हैं। ऐसा नहीं हो कि ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी। तो ठीक है, वो डर है और वो डर लाजमी भी है, और मगर यहाँ पे जो सोचने वाली बात है कि वो जो बेसिक जरूरत है जो इंसान की, जो एक देखिए एआई को बनाने वाला भी आईटी सेक्टर ही है और आईटी सेक्टर को रिप्लेस करने वाला एआई है। तो वो ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाके एक लेवल पे एडजस्टमेंट होगा, और जैसे ही वो एडजस्टमेंट होगा तो आईटी सेक्टर वापस से चलने लगेगा, उसकी जरूरतें भी उस तरीके से रहेंगी। और ये आईटी सेक्टर का थोड़ा सा अभी प्रेशर इस वजह से मार्केट में अभी थोड़ा सा और डाउन साइड हो सकता है देखने को मिले, या हो सकता है कुछ समय तक निफ्टी इस रेंज में कंसोलिडेट भी कर सकता है। साथ में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज तो है ही है जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही है। अंटिल जब तक 26,300 370 का रेंज ऊपर क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, हो सकता है इस रेंज में घूमे। तो मैं इस टाइम पे न्यूट्रल माइंडसेट से हूं। आप यूं कह सकते हैं कि न्यूट्रल से मैं आप कह लीजिए थोड़ा बियरिश, न्यूट्रल से बियरिश माइंडसेट को लेकर के मैं चल रहा हूं। मैं न्यूट्रल से बुलिश नहीं हूं अभी, अंटिल मैं बुलिश नहीं होंगे जब तक 26,300 मार्केट क्रॉस नहीं करेगा कन्विंसिंगली, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी की कहानी। निफ्टी को देखने के साथ हमें और भी सेक्टर्स देखने जरूरी होते हैं, तो वो है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी को यदि निफ्टी के कोरिलेशन में देखा जाए तो अब मजबूत है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज कर रहा है, ठीक है। ये कैंडल जरूर वाइट दिख रही है, मगर ये हाई से लो पे आकर के क्लोजिंग किया, तो थोड़ा सा प्रेशर तो है, बट आउट परफॉर्मेंस फिर भी इसमें आपको निफ्टी के बानिस्बत देखेंगे तो मिलेगी। और उसके बाद है निफ्टी मिड कैप, सेम प्रेशर है मार्केट में, पूरी तरीके से अपसाइड से प्रेशर है। जब तक 14,100 का लेवल नहीं निकालता है मिड कैप का इंडेक्स, तो इसमें आपको बुलिश मूव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग को अपना माइंडसेट रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप न्यूट्रल होकर के बैठ सकते हैं। आप देखिए, आपको मौके मिलेंगे, मौके ढूंढने पड़ेंगे। जब देखिए मार्केट बुलिश होता है ना, तो मौके हाथ में आते हैं अपने आप, आपको ट्रेड करने के लिए अपने आप ही दिख जाते हैं स्टॉक्स की किसको ट्रेड करना है। जब मार्केट इस तरीके का हो जैसा अभी चल रहा है, तो हमें मौके ढूंढने पड़ते हैं, हमें मौके इजाद करने पड़ते हैं। और वो सारे स्टॉक्स, कमोडिटीज, किसी ना मतलब देखिए कहीं एक जगह से मोमेंटम जाता है तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम आपका डेवलप होता ही होता है। तो हमें क्या करना है, हमें वो मौके ढूंढने हैं कहां पे है। इसीलिए मैं मल्टी एसेट ट्रेडर होने के लिए पुश करता हूं। मैं कहता हूं कि मल्टी एसेट ट्रेडर होना चाहिए आपको, ताकि आप किसी ना किसी सेगमेंट में कहीं ना कहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाए, ठीक है। तो निफ्टी मिड कैप की स्थिति थोड़ी सी इसमें भी अपसाइड से देखिए विक बनी हुई है, और एक प्रेशर यहाँ पे भी है। रही निफ्टी स्मॉल कैप, तो देखिए स्मॉल कैप में मैं पहले इस ट्रेंड लाइन को कह रहा था जो डॉटेड है, अब मैंने ट्रेंड लाइन दूसरी मार्क की है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट यदि होता है अपसाइड को, तो इस निफ्टी स्मॉल कैप में आपको बुलिश मूव देखने को मिलेगा। अंटिल ये ट्रेंड लाइन नहीं क्रॉस होती है, तब तक ये निफ्टी स्मॉल कैप भी आपका ये भी प्रेशर में ही रहेगा। मगर हाँ, वही स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको ढूंढने पड़ेंगे। सेम स्थिति है निफ्टी स्मॉल कैप की, इसमें सेम ट्रेंड लाइन ही है, इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। और ये नीचे का सपोर्ट लेवल है इस वक्त 20,500 का। मैंने स्मॉल कैप में सपोर्ट लेवल नहीं बताया था, स्मॉल कैप में सपोर्ट लेवल 15,200 का है, ठीक है। अप साइड में ट्रेंड लाइन को मार्क क्रॉस करना पड़ेगा, और 15,200 से नीचे जाता है यदि निफ्टी स्मॉल कैप, तो इसमें वीकनेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। और माइक्रो कैप में
ऊपर वाला ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो माइक्रो कैप के स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिलेगी, आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यदि ये ब्रेक डाउन करता है 20,500 के लेवल को तो आपको वही वीकनेस आगे कंटिन्यू होती दिखेगी जो पहले हुई थी, पहले चल रही थी। क्योंकि पहले देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ मार्क किया था, ये ब्रेक डाउन लेवल था एक्चुअली में, मैं मार्क करता हूँ, ये देखिए ये था, ये वो ब्रेक डाउन लेवल था जिसको मैंने पहले बताया था। तो ये एक ब्रेक डाउन लेवल था, मगर मैंने वो लाइन हटा दी है क्योंकि अब वो तर्कसंगत नहीं रह गई है। अब सपोर्ट लेवल यहाँ पे है 20,500 पे, और ऊपर साइड पे ये आपकी ट्रेंड लाइन है, इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपको मजबूती देखने को मिलेगी। देखिए मैं एक चार्ट और आप लोगों के सामने डालना चाहूंगा, रखना चाहूंगा। ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है और इसमें आप देखिए कंपैरिजन टू एक अच्छा खासा इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इमर्जिंग मार्केट में आपको जो ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये जब क्योंकि देखिए सबसे हाईली इमर्जिंग मार्केट कुछ समय पहले इंडिया था, मगर अभी फिलहाल वो एक कंसोलिडेशन रेंज में है। मगर फिर भी इमर्जिंग मार्केट इस तरीके का मूव दिखा रहा है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि पैसा तो देखिए कहीं ना कहीं जा रहा है। नहीं तो ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो कई सारे इमर्जिंग जो मार्केट्स हैं उनका एक इंडेक्स है, दर्शाता है वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनमें देखिए कितनी बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस चल रही है, जबकि निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि पैसा कहीं ना कहीं निफ्टी से या इंडियन मार्केट से निकल कर किसी न किसी दूसरे इमर्जिंग मार्केट में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। मगर हमारा जब निफ्टी इस इंडेक्स के साथ चलने लगेगा तो हमें वो बुलिशनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि हम इसके साथ निफ्टी का चार्ट लगाएंगे तो निफ्टी जब हमारी निफ्टी इसके साथ साथ चलने लगेगी ऊपर साइड को, तो हमें एक आपको वो जो है आउट परफॉर्मेंस निफ्टी में भी आती दिखेगी। चलिए, ये हो गया आपका इमर्जिंग मार्केट का। देखिए अमेरिकन मार्केट में अभी कुछ उसमें भी उस तरीके का मूव नहीं है, उस तरीके का कह लीजिए जो बुलिश मूव अब तक दिख रहा था। इस वीक देखिए अच्छा खासा इसमें भी आईटी सेक्टर की वजह से, एआई की वजह से इसमें भी एक वो आपको डाउन साइड देखने को मिला। अब ये रेंज है, कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है फिलहाल। और वीकनेस देखिए इसने एक हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई, और वहां से फिर इसने एक फॉल देखने को मिला है लास्ट वीक। ठीक है, तो ये डाउ जोन्स इंडेक्स हो गया आपका। S&P 500 सेम कंसोलिडेशन फेज में है और ये कंसोलिडेट कर रहा है लगातार एक रेंज बना करके। और मैं यही चीज मैं कहूँगा, देखिए S&P 500 और अभी जब आपके यूएस के भी स्टॉक्स इस वक्त आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी सेम प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। और नैस्डैक देखिए खासतौर से जो वहाँ के आईटी के मेन इंडेक्स है, आईटी सेक्टर के या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनका ये इंडेक्स होता है। और इसमें भी देखिए सेम प्रेशर देखने को मिल रहा है एआई की वजह से। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली ये एआई का जो कहिए बबल अब तक सुन रहे थे कई लोगों के मुंह से, वो कहीं ना कहीं बबल ऐसा बन गया है और बस्ट होता हुआ सा शायद उसका प्रेशर महसूस हो रहा है, या क्या होगा, किस तरीके से इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अपने आप को, वो डर, वो अनसर्टेनिटीज, वो सब प्रेशर यहाँ पे मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। अच्छा, यही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स सभी गिरे थे एआई के चलते, एआई के इस न्यूज़ के चलते कब सारे ग्लोबल मार्केट्स गिरे थे। तो देखते हैं अभी आउट परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलेगी वापस से। यूएस मार्केट्स में कब तेजी आती है, इंडियन मार्केट में कब तेजी आती है। देखिए जितने अच्छी खबरें आनी थी ऑलमोस्ट सब आ गई हैं। जब कोई एक अच्छी खबर आती है तो बैक टू बैक एक खराब खबर आती है, और वो जो मोमेंटम इंडिया में डेवलप होना होता है वो हो नहीं पा रहा है इंडियन मार्केट में। तो हमें देखना पड़ेगा, इस समय हो सकता है उतना अच्छा नहीं है, तो आने वाले समय का इंतजार करना होगा, धैर्यपूर्वक अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा, और कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए हमें देखना होगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटीज भी मिले और हम अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट कर पाए। तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ढूंढनी पड़ेंगी, ढूंढ के मिलेंगी। देखिए इंडिया विक्स में थोड़ी सी इस बार इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ती दिख रही थी, 13.30 के आसपास जो है 13.3 के आसपास ये इस वक्त क्लोजिंग दिया है इंडिया विक्स ने। और क्योंकि देखिए एक प्रॉपर रेंज में नहीं है इस वक्त,
कभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कभी अचानक से डिक्रीज होती है, तो इस वजह से मार्केट उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये मतलब अनसर्टेन मूव्स जो देखने को मिल रहे हैं। खैर चलिए कोई नहीं है, एक बार यूएसडी आईएनआर को देख लेते हैं। तो ये थोड़ा कूल डाउन हुआ है, कूल डाउन होके वहीं कहीं पे ये अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। मार्केट को इसका भी सपोर्ट मिलना चाहिए था, मगर मार्केट क्योंकि कोई ना कोई न्यूज के दबाव में इंडियन मार्केट नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो मे भी आने वाले वक्त में आपको वो वहां पे भी तेजी देखने को मिले। ठीक है, ये अच्छा खासा डाउन साइड आया और 19.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6 और 7, 19.6 19.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये एक अच्छी खबर है, और थोड़ा कूल डाउन आ जाए तो और अच्छी न्यूज हो जाएगी। फिलहाल भी ये बहुत रहा था तब भी क्योंकि 92 पॉइंट इसने 4 के आसपास का हाई बनाया था, 94.5 के आसपास का हाई बनाया था, और उसके बाद से अभी 90.6 लगभग 2 रुपए के आसपास का कूल डाउन आया, तो बहुत बड़ी बात होती है 2 रुपए, काफी सपोर्ट इससे मार्केट को मिलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं सेक्टर्स कौन कौन से इस वक्त अंडर प्रेशर में है, कौन कौन से यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके का हमें। देखिए ये वो आईटी सेक्टर है, निफ्टी आईटी का जो सेक्टर है। देखिए यहाँ पे एक कहिए तो एक एम टाइप का फॉर्मेशन भी हो रहा है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये एम से बनता है और उसका ब्रेकडाउन हो गया है इस वीक। यदि आप यहाँ पे इसके लिए आप एक ब्रेक इसका नेकलाइन के पास एक लाइन खींचे तो देखिए ब्रेकडाउन भी हो गया है इसने। तो यहाँ से ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि एक अच्छी खबर नहीं है, यहाँ से आप डाउन साइड और देखने को भी आपको मिल सकता है। तो समझना होगा कि हमें किस तरीके का से यहाँ पे अभी आईटी सेक्टर में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ पे हमें ट्रेड करना है नहीं करना है, डेरिवेटिव में करना है तो किस तरीके से हमें पोजीशंस बनानी है, वो सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए एक मेजर सपोर्ट जो है अभी निफ्टी आईटी में वो 13,100 के आसपास है। यदि इसको ब्रेक डाउन करेगा तो और आपको फिर सीवियर फॉल आता दिख सकता है। ठीक है, एक मेजर सपोर्ट है जैसा मैंने बताया, ये 13,100 के आसपास, और अभी 32,681 मींस 700 के आसपास, 32,700 के आसपास इस वक्त अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी आईटी। तो इसमें और फॉल आएगा, कब आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक वीक है। इसके साथ में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है आपका इंडिया डिजिटल इंडेक्स जो है, इसमें भी सेम तरीके की वीकनेस देखने को मिली है, क्योंकि इसमें भी वो आपको जो डर है, मतलब आईटी और डिजिटल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं सब में एआई का यूज भी है, और एआई के यूज की वजह से उसमें डर भी है, वो फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो कमजोरी यहाँ पे भी है, निफ्टी डिजिटल इंडेक्स में भी है। देखिए रियलिटी इंडेक्स में भी एक कमजोरी देखने को मिली, और इसके बाद इंफ्रा देखिए ये थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पुश मिला है इसकी वजह से ये थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। यदि ये 26,700 का लेवल 9,700 का लेवल निकालता है तो यहाँ से इसमें एक मजबूती देखने को मिलेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में भी आपको धीमे धीमे वो मजबूती आती हुई दिख भी रही होगी यदि आप उनको ट्रैक कर रहे होंगे तो। मेटल इंडेक्स मजबूत है, अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिया है, बहुत स्ट्रांग आपका इसमें ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ दिखा है ऊपर से, क्योंकि थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में सेल ऑफ दिखा था उसकी वजह से, और थोड़ा बाकी जो बेस मेटल्स हैं उसमें भी थोड़ा सा आपको फॉल देखने को मिला था। इसका एक यहाँ पे आपको एक जो है उसका फलीभूत होता दिख रहा है, एक यूं कहिए कि ऊपर से थोड़ा सा वीक बन गई है, और थोड़ी सी वीकनेस हल्की सी आती हुई अभी इनिशियल स्टेज पे दिख रही है। कमोडिटीज में भी वही दिख रही है वीकनेस, अभी इस वीक दिख रही है, मगर फिर भी कमोवेश कहिए तो ये अभी स्ट्रांग है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरीके का परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, मेटल सेक्टर और कमोडिटीज के जो सेक्टर्स हैं ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। देखिए कैपिटल मार्केट में लगातार एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, अपसाइड से ये प्रेशर लगातार, क्योंकि मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ये प्रेशर देखिए आप यहाँ पे विक देखिए, लगातार हर वीक के ऊपर एक बड़ी बड़ी विक दिख रही है, तो ये ऊपर से सेल ऑफ होता दिख रहा है, मतलब कैपिटल मार्केट्स में खासतौर से बीएसई सीडीएसएल ये मोमेंटम डेवलप कर रहे हैं और ऊपर से सेल ऑफ हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे इस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये सेल ऑफ होता दिख रहा है क्लियर, और ऊपर से वो विक इसी चीज को प्रदर्शित कर रही है। तो
देखते हैं आने वाले वीक में ये सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करता है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ये फिर भी मजबूत स्थिति में है। ईयू डील से इसको प्रॉफिट मिलेगा ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, और उसी हिसाब से इसमें भी जो है ये 2 बड़ी कैंडल्स देखने को मिली। हालांकि मार्केट वीक है तो ऊपर से जो वीक दिख रही है वो दिखा रहा है कि हर एक इंडेक्स थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर में, हर एक सेक्टर थोड़ा थोड़ा प्रेशर में रहा है इस ड्यूरेशन में। और ये सीपीएसई इंडेक्स है तो ये दिख रहा है, ये ठीक दिख रहा है, आगे परफॉर्म करता दिख रहा हो सकता है। आपको जल्दी इसमें एक और अपसाइड मूव देखने को मिले तो रिलेटेड स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। एनर्जी इंडेक्स भी ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट लेवल के पास है, तो देखिए यहाँ पे से यदि ब्रेकआउट मिलेगा तो एनर्जी स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा एक बूम देखने को मिल सकता है। एमएनसी स्टॉक भी लगभग अच्छी स्थिति में ही है, मगर मार्केट का प्रेशर हर एक इंडेक्स में, जैसे मैंने कहा लास्ट वीक देखने को मिला था, वो दिख रहा है। तो हमें समझना होगा कहाँ करना है। अब देखिए पीएसयू इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, कोई दो राय नहीं है। वो पीएसयू इंडेक्स के पीएसयू बैंक के जो स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं और वो दिख भी रहे हैं, और आप उसको ट्रैक भी कर रहे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं जो कह रहा हूँ, और ये इंडेक्स भी उससे कोरिलेट कर रहा है। फिर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, तो देखिए इसमें भी गवर्नमेंट का पुश मिला है, तो इसमें भी आपको बुलिशनेस देखने को मिली। हालांकि इसने ब्रेकआउट नहीं अपना ब्रेकआउट इसलिए सस्टेन नहीं कर पाया है, वहां से एक वीक बनी है मार्केट का प्रेशर की वजह से। तो ये मार्केट में जैसे प्रेशर खत्म होता है ये इंडेक्स भी आउट परफॉर्म करता दिखेगा। बजट का जो आपको ये इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा उन स्टॉक्स में। हेल्थ केयर थोड़ा सा ये इस पे इफेक्ट पड़ा था, मगर ये वापस से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट लेवल इसका 15,100 का है, इसको क्रॉस करेगा तो और ज्यादा ये इसमें बुलिशनेस देखने को मिलेगी हेल्थ केयर में। और सेम स्थिति फार्मा में भी है, दोनों में कुछ वीकनेस देखने को मिली थी, लास्ट 2 वीक में रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको ब्रेकआउट होने दीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखिए मार्केट में डेवलप हो रही हैं, मगर एक्चुअली में एफआईआईज का लौटना बहुत कुछ तय करेगा। देखिए भले ही डीआईआईज उस जो फॉल को कंज्यूम कर रहे हैं और मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं, मगर मार्केट को पुश तो तभी मिलेगा जब एफआईआईज आएंगे। रीजन उसके पीछे क्या है, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन जो मार्केट में उनको नहीं दिख रही है, वो वैल्यूएशन डेवलप होना बहुत जरूरी है। वो वैल्यूएशन देखिए या तो आपका 2 ही तरीके से वैल्यूएशन डेवलप होता है, या तो एक करेक्शन आए प्रॉपर और उस करेक्शन के बाद एक वैल्यूएशन डेवलप होती है, या फिर आपका जो है रिस्ट्रक्चरिंग हो, स्टॉक का पीई का जो रिस्ट्रक्चरिंग होता है वो हो, तो आपको वहां पे ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लगता है वो सारी स्थिति आने में। वापस से एफआईआईज की एंट्री तभी होगी जब उनको यहाँ पे मार्केट में वैल्यू दिखेगा, या तो स्ट्रेंथ दिखे कि नहीं, भले ही वैल्यू नहीं भी है तो भी एक ग्रोथ दिखे उन्हें, या उन्हें वैल्यू दिखे। 2 में से कुछ ना कुछ तो उनको दिखना चाहिए, तो अभी फिलहाल उनको शायद वो ना दिख रहा होगा। एफएमसीजी देखिए अंडर प्रेशर में है, एफएमसीजी में वो क्लियर दिख रहा है, उसका चार्ट बता रहा है कि अच्छा खासा प्रेशर में निफ्टी एफएमसीजी आपका इंडेक्स है। रिलेटेड स्टॉक्स भी सेम प्रेशर महसूस कर रहे हैं। और ये ऑयल एंड गैस है, तो ये अब इसका नया फ्रेश ब्रेकआउट लेवल हो गया, और देखिए 12,330 का लेवल है, इसको क्रॉस करना चाहिए। जैसे ही क्रॉस करेगा तो आपको एक अच्छी इसमें बुलिशनेस देखने को मिलेगी। वही अंडर प्रेशर मार्केट की वजह से इसमें, नहीं तो इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आई थी, मगर सेम प्रेशर के साथ वापस से इसने देखिए करेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक माइनस साइड कैंडल दिख रही है। तो देखिए सारे सेक्टर्स देखने से सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि अभी फिलहाल सारे के सारे इंडेक्स, गलती से 1-2 होंगे जो ठीक ठाक स्थिति में है, ज्यादातर सेक्टर्स जो हैं आपके, ज्यादातर इंडेक्स जो हैं आपके, वो यही डिनोट कर रहे हैं कि अभी मार्केट के प्रेशर के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और वो परफॉर्मेंस आने के लिए हमें या तो इंतजार करें, मार्केट पर नजर रखते हुए हम बाहर बैठ के भी इंतजार कर सकते हैं, या तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए इस तरीके से, या तो फिर आप बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स में और लिमिटेड पोजीशंस बना करके देखिए। और ऐसा भी नहीं है, अभी आप चाहोगे तो अच्छे वैल्यू स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो धीमे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको लमसम अमाउंट एक साथ डालना है, छोटा छोटा क्वांटिटी एक्यूमुलेट करिए, एक्यूमुलेट करके अपनी पोजीशंस बिल्डअप कर लीजिए, और फिर उसके बाद जब वो चलना शुरू करेगा, जब वो पर्टिकुलर स्टॉक चलना शुरू करेगा जिसमें आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए गए, तो वहां पे फिर आप अपनी क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं।
रही बात मोमेंटम ट्रेडिंग की, तो अभी मोमेंटम ट्रेडिंग के लिहाज से मार्केट में उतना बुलिशनेस नहीं है। बहुत ही स्पेसिफिक स्टॉक्स में ही आपको शायद वो मोमेंटम देखने को मिलेगा। थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर जरा से सुधरेगा तो अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स और मोमेंटम ट्रेड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीकेंड एनालिसिस को आज यहीं पे क्लोज करता हूँ। आज कोई स्पेसिफिक मैंने इसका हेडिंग नहीं सोचा था और कुछ ऐसा था भी नहीं। बस यही आईटी सेक्टर का प्रेशर था मार्केट पे, यदि वो नहीं होता तो और चीजें बेहतर होती। एक न्यूज और कल मेरे नजर में आई थी। देखिए, उस न्यूज में ये था कि यूएस के बीच में आने की वजह से रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है उसमें कुछ हद तक कहिए कुछ बातचीत हुई है, पॉजिटिव नोट्स आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो लोगों को बंदी बना रखा था, मतलब यूक्रेन ने रसिया के कुछ लोगों को बंदी बनाया होगा, कुछ आर्मी पर्सन्स को बंदी बनाया होगा, कुछ रसिया ने, तो इस तरीके से उन लोगों ने कुछ एक्सचेंज किया है अपने जो जिन लोगों को उन्होंने कैद किया था, और वो एक पॉजिटिव नोट पे मार्केट को लेना चाहिए। मगर उसकी वजह से बुलिशनेस आ जाएगी ये नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ एक पॉजिटिव नोट पे इसको लेना चाहिए मार्केट को। चलिए, इस वीकेंड एनालिसिस को मैं क्लोज करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीकेंड एनालिसिस को सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग वीक। नेक्स्ट वीक के लिए कह रहा हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।